हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जियो स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज। मैं डॉक्टर रविंद्र नाथ तिवारी फ्रॉम NIGMT फाउंडेशन न्यू दिल्ली द्वारका। वेलकम जितेंद्र राठौर जी। थैंक यू सर। आज का हमारा टॉपिक है AI एंड मशीन लर्निंग, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जितना मैं इनको जानता हूँ जितेंद्र राठौर के बारे में, हमारी इनकी मुलाकात हुई थी KMC कॉलेज में, कमला नेहरू कॉलेज में, जब ये ज्योग्राफी के विद्यार्थी रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने GIS का कुछ कोर्स किया है और फिर उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये जियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। और इसने में भी इनका जो नॉलेज था वो उनको लगा कुछ कम है, तो ये फिर ये ITC नीदरलैंड गए और वहाँ से उन्होंने MSc जियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया। उसके बाद थोड़ा सा और ये मेरे ख्याल से वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं और टॉपिक वही है मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है। तो थैंक यू डॉक्टर, बहुत जल्दी आप डॉक्टर भी होने वाले हैं, तो अग्रिम बधाई हमारी संस्था की तरफ से आपको। थैंक यू जी, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे जितेंद्र जी कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? बेसिकली नॉर्मली और कोई ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जब भी मशीनें या ऑटोमेटिकली डिसीजन लेना चालू कर दें और वो डिसीजन जो लोगों को हेल्प करे, तो वहाँ से AI का फॉर्मुलेशन चालू होता है। जब हम AI के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मॉडलिंग कैसे हो रही है, प्रेडिक्शन कैसे हो रही है। AI सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है, AI इज़ वास्ट। AI इज जस्ट लाइक अ अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। AI में ही आपका मशीन लर्निंग आ रहा है, AI में ही आपका डीप लर्निंग आ रहा है, और AI का ही पार्ट मुझे जो लग रहा है LLM का पार्ट आ रहा है, जिसमें आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप कर रहे हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ AI। बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें या हम बात करें कि जब हम लोग AI बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ ये बात आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्योंकि AI डिसीजन मेकिंग करने में हमको बहुत हेल्प करता है। लेकिन जब लोग AI और ML एक साथ यूज़ करने लग रहे हैं, जिसमें वो होता है कि मशीन लर्निंग, क्योंकि ये टेक्निक्स होती हैं जिसमें मैंने जैसा कहा कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हो गई, प्रेडिक्शन हो गए, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हो गई, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो जब आप AI और ML एक साथ यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं डिसीजन भी जो ले रहा हूँ, जो कि AI के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें हम लोग टेक्निक्स लगा रहे हैं जो कि ML की टेक्निक है। जहाँ पर क्या होगा, आपका सिस्टम सिर्फ सोचेगा ही नहीं, वहाँ वो आपका सिस्टम डिसीजन भी लेगा। तो यहाँ आके AI एक बूम क्रिएट कर देता है जहाँ लोगों की लाइफस्टाइल ईजी बनाने का काम करता है। तो इसमें ऐसा है क्या कि मान लीजिए हम मशीन लर्निंग को अलग कर दें तो AI जिंदा रहेगा? देखो, ये ऐसा कह तो नहीं सकते कि जिंदा रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि AI इज अ अम्ब्रेला। आप ऐसा समझ लो, AI इज जस्ट लाइक अ ओशन, उसके अंदर सब आ रहा है। नॉर्मली अगर हम थोड़े 10-15 साल पहले जाए तो हम बात करेंगे, एक टाइम था जब लोग स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की बहुत तारीफ करते थे कि क्लस्टरिंग कर दी हम लोगों ने, ठीक है, ये KNN मॉडल यूज़ करके न्यूरॉन्स मॉडल वगैरह यूज करते थे लोग उसमें। तो लोगों को लगता था कि हमने क्या ही कर दिया है बहुत बड़ा। वो चीज़ें आज भी है, वो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ AI। आप उनसे अलग नहीं कर सकते। आप सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, आप एक कंप्यूटर के कोड को, एक कंप्यूटर के टूल को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि वी ऑल आर ह्यूमन आर। तो उसको बनाने के लिए आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग चाहिए ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उसको सेग्रीगेट करके ट्राई कर सकते हैं कि काम करेगा नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि AI के थ्रू ही, मतलब जब व्हेन वी टॉक अबाउट AI, तो उसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। टेक्निक्स कैसे लगाएंगे, AI डिसीजन कैसे लेगा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स के हेल्प से ना। तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम एक दूसरे को अलग कर दें तो कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। पीपल रेफर दीज टू वर्ड्स समटाइम टुगेदर, और समटाइम ये एक दूसरे को वो अलग अलग करके बोलते हैं। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्सपर्ट है इस फील्ड में, कि अगर
स्टूडेंट लाइक मी, हम लोग कभी एआई और एमएल एक साथ यूज कर देते हैं, वी आर स्टिल लर्निंग। मशीन लर्निंग का रोल क्या है एआई को आगे बढ़ाने में? सारा का सारा रोल एमएल का ही है एक्चुअली देखा जाए तो। एआई इंटेलिजेंट अपने आप तो नहीं बन पाएगा, उसको फीड करना पड़ता है। फीड करने के लिए आपको डेटा चाहिए होता है, और डेटा को आप अगर ऑथेंटिकली और एक्यूरेटली यूज करते हैं तभी वो मशीन लर्निंग, एक्चुअली दैट्स अ पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा बनेगा एमएल की हेल्प से, और वो जो डेटा बन के आया है वो हम डिसीजन लेंगे एआई की हेल्प से। तो इट जस्ट लाइक अ सर्कल, कि पहले इंफॉर्मेशन आया हमारे पास, फिर आया डेटा, अब जहाँ से हमारे पास डेटा है फिर हमारे को पता लगा कि हमको क्या डिसीजन लेना है। वो डिसीजन आप मशीन लर्निंग प्लस एआई की हेल्प से आप लेते हैं, तब जाके एक कोई अच्छा सा रिजल्ट आपके सामने आता है। अब मशीन लर्निंग करता क्या है? मशीन लर्निंग आपको एक पैटर्न प्रोवाइड कराता है। मशीन लर्निंग आपको एक आइडिया देता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, तो फ्यूचर में कैसे हो सकती हैं और पास्ट में कैसे थी। आप इसको ऐसे समझिए जैसे गाड़ी रोज 8 बजे निकल रही है सड़क पर, एक गाड़ी रोज 8 बजे निकल रही है। किसी बंदे ने उसको 1 साल तक मॉनिटर किया, उसने पाया कि द गाय हैड फाउंड कि 8 बजे रोज गाड़ी जा रही है, संडे को वो 9 बजे जा रही है, सैटरडे को वो 10 बजे जा रही है, लेकिन वो रेगुलरली जा रही है, सेम स्पीड से जा रही है। तो अभी हमारे पास डेटा आ गया, मतलब वी गॉट इंफॉर्मेशन, नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन एज ए डेटा। यहाँ से रोल चालू होता है एमएल का, जो एमएल पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो आपको बता दिया कि हमने ऑब्जर्व किया कि संडे को 8 बजे 9 बजे 10 बजे आ रहे हैं, बट हाउ विल मशीन अंडरस्टैंड इट? तो मशीन कैसे समझेगी, उसके लिए हमारे पास अब नंबर्स आ गए कि भाई ये इतने बजे आता है। वी विल फीड दिस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स और डिफरेंट टेक्निक्स। वहाँ से हमको पता लगेगा कि देखो संडे को ऐसे होता है, सैटरडे को वो 10 बजे जा रहा है, फ्राइडे को वो 8 बजे जा रहा है, इस स्पीड से जा रहा है। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो हमने अभी ये समझा कि मशीन लर्निंग को काम करने के लिए एक पैटर्न चाहिए होता है, एक डेटा इनपुट चाहिए होता है, और उस डेटा इनपुट के हिसाब से वो आगे का रिजल्ट बताता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, जिसको हम लोग प्रेडिक्शन मॉडलिंग भी आगे चल के बोलते हैं। मुझे ये समझना है कि जो लोग जियो स्पेशल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जीआईएस प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एआई मशीन लर्निंग किस हद तक कारगर हो सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, थैंक यू आपने पूछा ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी जिस हिसाब से जियो स्पेशल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और जिस हिसाब से ये अभी फ्यूचर में ग्रो करेगी, ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है हर किसी के लिए, चाहे वो अभी स्टूडेंट है, चाहे वो अभी किसी कंपनी में प्रोफेशनल है, या फिर पीएचडी स्कॉलर्स हैं, या फिर इवन तो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स। दे ऑल शुड नो हाउ टू वर्क विद एआई। ये फ्यूचर की डिमांड है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत एडवांस है, नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि यही डिमांड है। लेकिन अगर हम बात करें अपने डोमेन की, अगर हम बात करें जियो स्पेशल की, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए कि हम एक जियो स्पेशल डेटा के साथ काम करते हैं, जिसमें हमारे पास इमेज बेस्ड डेटा भी होता है और नॉन इमेज बेस्ड भी डेटा होता है। एआई हमारे को बहुत हेल्प करता है चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे को ईजिली पैटर्न दिखाने के लिए। इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड विद एआई। तो अभी फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपको किसी भी एरिया का मैप करना हो, तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर टाइम लेते हैं, जब हम मैनुअली करते हैं तो टाइम लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एआई बेस्ड नॉलेज है, अगर हम मशीन लर्निंग की नॉलेज है, तो हम डेटा को फीड कर देते हैं, वो बहुत जल्दी हमारे को रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है, विच मेक्स अस वेरी एफिशिएंट। तो उसी लिए आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए आप ही देख लेते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप अगर एआई में आपको पता है हाउ टू यूज़ एआई टू टीच स्टूडेंट्स, इट मेक्स योर लाइफ मच ईजियर। एंड तो आपको पता रहेगा कि बच्चों को समझ में कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा।
वो एआई हमारे को बहुत हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। सेम केस होता है इंडस्ट्री में। दोज पीपल हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, जियो स्पेशल इंडस्ट्री स्पेशली, वो एआई की हेल्प से डिफरेंट काइंड टूल्स बना सकते हैं, डिफरेंट लाइक नॉट ओनली टूल्स लाइक वेब पोर्टल्स बना सकते हैं, दे ऑल्सो क्रिएट देयर ओन DBMS। वो खुद एआई की हेल्प से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी और इंस्टीट्यूशन विल गेट बेनिफिट्स, वी ऑल आर गेटिंग पेड, बट इट विल हेल्प देम ऑल्सो टू रीग्रोथ इन अ सेम इंडस्ट्री इन एट द सेम प्लेस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, हाँ, और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। Yes. राइट। yes. एक थ्रेट है मेरे दिमाग में, Okay. अगर सारा काम एआई ही कर देगा तो ये स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी जो सीख रहे हैं, ये क्या करेंगे? नहीं देखिए सर, ये एक्चुअली आई वुड से ये थ्रेट ग्लोबल है, ये सिर्फ आप ही का नहीं है, ये एक ग्लोबल थ्रेट है जिसको WHO से लेके UNDP तक सब इसी टॉपिक्स पे सोच रहे हैं कि क्या एआई सच में हमारे लिए थ्रेट है या इट्स हेल्पफुल फॉर अस। बेसिकली हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं हर चीज़ की। एआई में दोनों ही चीज़ें। यस, एआई इज मेकिंग अस वेरी एफिशिएंट, but many times AI give us wrong information, wrong decisions, which is putting people into a difficult phase. एआई डिजास्टर कब हो सकता है? AI डिजास्टर हो जाएगा जब आप उसको ब्लाइंडली बिलीव करने लगो या रॉन्ग इनपुट दे दो। हाँ, देख सारा पूरा AI गेम ही उसका है कि आप क्या फीड कर रहे हैं उसको। मैंने बोला कि सूरज जो होता है हमारा वेस्ट से निकलता है, मैंने फीड किया, मॉडल बनाया, एक्यूरेसी आ गई 195%, बट दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना। लेकिन जब वो डिसीजन एआई के थ्रू लिया जाएगा तो वो बताएगा कि सूरज जो हमारा है वो वेस्ट डायरेक्ट से निकलता है, तो वो उसी के हिसाब से चीज़ें प्रेडिक्ट काम करेगा ना। तो समझ गया, हाँ। समझ गया, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया था कि हमें डिसीजन लेने के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है, मॉडलिंग करने के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है। यस, अब सही डिसीजन आए और वो फेवर में हो, उसके लिए कितने सारे डेटा की जरूरत पड़ सकती है। मैंने कभी सुना है कि आपको ज़्यादा इनपुट दे देना भी खराब रिजल्ट दे देता है, ऐसा है क्या? या जितना अच्छा आप उसको पैटर्न दोगे, जितना बिलियन ऑफ डेटा उसको दोगे सैंपल के लिए, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा? इज इट ट्रू? ये देखो सर, ये एक कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी है और ये एक प्रकार का कई हद तक सच बात भी है कि AI नीड्स डेटा, AI नीड पॉइंट्स। अगर हम लोग अपने रिमोट सेंसिंग GIS की बात करें तो इसको चाहिए इंफॉर्मेशन। ज़्यादा पॉइंट किसी भी ज़्यादा वेरिएबल ऐड करने से आपका मॉडल अच्छा बनेगा या इंफॉर्मेशन अच्छी आएगी, एक्यूरेट आएगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी, इसकी गारंटी नहीं है। I have seen many cases where we are putting more variable and model is worst. We are not getting sufficient result. But I also have seen the same case when we are putting limited variable but more samples. डाइवर्सिटी जो सैंपल्स की रहेगी ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ही जगह के आपने 1000 लोकेशन ले लिया तो डेटा बायस हो जाएगा, रिजल्ट बायस आएगा। लेकिन अगर आपने वही 1000 लोकेशन को डिफरेंट जोन्स में, क्लस्टर में कन्वर्ट करके फिर लिया तो आपका मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। मतलब वैरायटी चाहिए। हाँ, वैरायटी डेटा में जितनी ज़्यादा वैरायटी रहेगी। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। हाँ, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। उसके बिना मुझे नहीं लगता है कि हम अच्छे से जियो स्पेशल मॉडलिंग विद AI कर पाएंगे। AI ग्लोबली ज़्यादा अच्छा काम करता है लोकली? ये भी एक तरीका है, इस पे भी एक वर्ल्ड पे डिबेट चल रही है। इस पे the current scenario is we all are trying to figure out how to build a universal model. We are still doing it. लेकिन प्रॉब्लम AI में यही है कि हम अगर एक मॉडल रन करा रहे हैं एक X लोकेशन पे, there is no guarantee कि the same model will produce the same result on location at location Y.
तो ये ग्लोबल है, तो प्रॉब्लम है, लेकिन मॉडल हमेशा लोकली अच्छे काम करते हैं। अभी तक तो नहीं आया मॉडल। तो अब समझ आ गया कि लोकल लेवल पर कैसे काम करता है, ग्लोबल लेवल पर कैसे काम करता है। आपने ये कहा कि इस पे काम करना अभी बचा हुआ है, कि अब आपने कोई एक मॉडल बनाया और वो मॉडल किसी काउंटी पे प्रॉपर रन कर रहा है, तो क्या वही मॉडल इंडिया के या किसी और कंट्री के एरिया में रन करेगा या नहीं करेगा, इस पे भी काम बचा हुआ है, लोग इस पे काम कर रहे हैं। यही राइट है? राइट है। इनपुट आपने थोड़ा ये भी बताया कि राइट काइंड टाइप ऑफ इनपुट नहीं मिल पाता, या ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फीचर शायद थोड़े बहुत मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। am I right? राइट। एक मुझे ये बताइए कि ऐसा टाइम कब आएगा, या हो सकता है, या काम हो रहा है कि ऊपर से सैटेलाइट जो जा रहा है वो वहीं से बताना चालू कर दे, सॉइल क्वालिटी, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अगर आप एआई के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो वी आर, आई मीन बिग जायंट फर्म्स आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेटा का मतलब, मेटा डिफरेंट पैटर्न्स पर डिफरेंट जगह काम कर रही है, लेकिन आई वुड से कि अभी लोग काम कर रहे हैं इस टॉपिक पे। हाँ, क्योंकि अभी एआई इतना बूम अभी किया नहीं है जितना इसको होना चाहिए था, जैसा कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। स्पेशली इन आवर डोमेन, जियो स्पेशल डोमेन में अभी वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि कभी कभी जियो स्पेशल डेटा का हैंडल करने में ही दिक्कत होती है। डेटा बहुत ही डाइवर्स होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। रास्टर एनालिसिस करने के लिए तो आप कह रहे हो कि कुछ सैंपल्स, कुछ मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिटेक्शन टेक्निक ऐसे करके कुछ बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग में जो हमारा होता है, क्लासिफिकेशन से चालू करते हैं, जिसमें हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं ABCD एंड देन वी क्लासिफाइड। पहले हम इसको मैनुअली करते थे, अभी वी जस्ट क्लासिफाइड इट, और फिर हम अब एआई की हेल्प से इसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अभी जब हम और इसके डीप जाते हैं, फिर अभी क्या होता है, प्रिडिक्शन चालू हो गई है। डीप लर्निंग मॉडल इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं पैटर्न्स को, जैसे आप बता रहे थे कि इसको इमेज डिटेक्शन बता रहे हैं। अभी क्या है कि देयर वुड बी एग्जाम्पल्स कि आप डीप लर्निंग मॉडल की हेल्प से आप ट्री काउंट कर पा रहे हैं। डीप लर्निंग मॉडल की हेल्प से आप जंगलों में एलिफेंट्स, डेयर्स, इनको काउंट कर पा रहे हैं। ये सारा काम तब हो पा रहा है जब आप यूएवी से डेटा ले रहे हैं या वेरी हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम डेटा ले रहे हैं और एआई बेस्ड मॉडल यूज कर रहे हैं, तो वो आपको डिटेक्ट कर पा रहा है। और वो कर भी तभी पाता है जब वो पैटर्न हो रहा है। जैसे ट्री तो एक जगह खड़ा रहेगा, इट इज रास्टर के लिए तो अच्छा थोड़ा सी ये क्वेरी है कि वेक्टर एनालिसिस करने में भी क्या एआई का रोल है? देखो, व्हेन वी आई मीन वेक्टर एनालिसिस में देखो, यूनियन, क्लिपिंग, जो प्रोसेसिंग बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे फंक्शन आते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस एंगल से इस सवाल को पूछ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इम्पैक्ट निकालना है, आईडीडब्ल्यू निकालना है सपोज, हाँ, तो कैसे ये काम क्रिएटिंग करना है मुझे? देखो, मैंने ये सारी चीजें GIS में पाइथन से पहले भी होती आई है, तो ठीक है। पाइथन में और जब आपने क्रिंगिंग वर्ड लगा दिया है तो नाउ इट्स बिकम ए स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है, क्रिंगिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल से चलता है, वहां पे एआई ऑटोमेटिकली काम, आई मीन ये काम बहुत पहले से होता है। तो आप क्रिंगिंग के लिए भी वही क्लस्टरिंग मॉडल लगाएंगे और वो उसको क्लासिफाई कर देगा वेक्टर डेटा को। जो विद्यार्थी हमारे साथ ज्योग्राफी, जोलॉजी, अर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ रहे हैं और वो अपना करियर देख रहे हैं, जो GIS स्टडी कर रहे हैं वो अपना करियर देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके लिए कितना फ्रूटफुल, यूजफुल होगा, ये कितना डिमांडिंग है बेसिकली? मेरा ये पर्सनली मानना है, डिग्री चाहे आप किसी भी फील्ड की लें, चाहे वो मेडिसिन में लें, बायोलॉजी में लें, इंजीनियरिंग, तो ऑब्वियसली पीपल नोज हाउ टू यूज एआई। इवन तो इफ यू आर टेकिंग डिग्री इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, उसके साथ एआई जरूर एक एडिशनल पार्ट रखें अपने लाइफ का। इट शुड बी कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हेन वट एवर डिग्री यू आर टेकिंग। इतना हो जाएगा तो वो आपको कहीं भी ग्रोथ
करने में हेल्प करेगा, स्पेशली इन आवर फील्ड रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे डेटा हमको बहुत मिलेगा, और उस डेटा को यूज़ करने के लिए आपको एआई आना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका काम एफिशिएंट होगा और एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। करेक्ट। तो जैसा इन्होंने बताया अभी कि डजंट मैटर कि आपकी जीआईएस, रिमोट सेंसिंग या किसी इन्वायरमेंटल अर्थ साइंस या साइंस से अगर बिलोंग करते हैं तो सीखना ही है। अगर आप किसी और सेक्टर में बिलोंग करते हैं तब भी आपको सीखना है। ये इनका एक इनपुट था ये बताने का। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांडिंग है। हाँ, ये डेफिनेटली बहुत डिमांडिंग है, और फ्यूचर में बहुत चीज़ें एआई से होने वाली है, उसमें बस ह्यूमन का अटैचमेंट थोड़ा सा चाहिए होगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल बता सकते हो क्या, जिस आदमी को एआई के बारे में जानकारी नहीं, जो कंप्यूटर नहीं जानता, जो एआई नहीं आता, मशीन लर्निंग नहीं जानता, क्या वो यूज करता है एआई? ऐसा अगर देखा जाए तो अगर हम सभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग एआई। आजकल जितने भी सारे फ़ोन्स आ रहे हैं मार्केट में वो एआई इनबिल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आपको पॉपअप हो जाता है जब आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ टाइप कर रहे होते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एआई एक्चुअली। दिखेगा नहीं लेकिन है वो। ठीक है, अगर आप कोई भी टेलीविज़न पे रिमोट चला रहे हैं और आपने 2 वर्ड लिखे और बाकी चौथे और 5वां वर्ड ऑटोमेटिकली पॉपअप हो रहा है, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एआई। हमारे डोमेन में एआई, क्योंकि हम लोग जीआईएस और रिमोट सेंसिंग वाले हैं, तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, लेकिन एवरीबडी इज यूजिंग एआई। आजकल सभी लोग बात कर रहे होते हैं, ऐसे वॉइस नोट भेज रहे होते हैं, राइट? ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि आप क्या भेज रहे हैं, सामने वाले को क्या समझ में आएगा? अच्छा, लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारा पार्ट एआई के द्वारा ही तो ट्रेन किया गया है। तो थैंक्स, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में, और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये पॉडकास्ट हमारे बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और थैंक्स ऑडियंस, मिलते हैं आपके साथ फिर किसी एक नए गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आज के इस सेशन के लिए हमारे जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने आप मतलब वर्जीनिया से और टोरंटो से और यहाँ से सारा नॉलेज लेने के बाद आपने हमें जो ज्ञान दिया है, मुझे लगता है ये हम सबके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।